Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is rectifying plane. In the previous video we have learned about the binormal plane and the equation of binormal plane. Now we already know कि जो n नॉर्मल है और टेंजेंट नॉर्मल है उनके दरमियान जो प्लेन होता है वो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन. Similarly, the n नॉर्मल प्लेन एंड बायनॉर्मल प्लेन के दरमियान बायनॉर्मल यूनिट वेक्टर के दरमियान जो प्लेन होता है वो नॉर्मल प्लेन और जो टेंजेंट और बाय नॉर्मल के दरमियान प्लेन होता है वो है रेक्टिफाइंग प्लेन. सो वी कैन से दैट द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट एंड बाय नॉर्मल इज कॉल्ड rectifying plane. For MCQs we can say T and N, the plane between tangent and normal is osculating plane, the plane between normal and binormal is normal plane, and the plane between binormal and tangent is rectifying plane. Similarly, the triple unit tangent, unit normal, and unit binormal. The triplet of unit tangent, unit normal, and unit binormal is called moving trihedron. मीनिंग दैट इसको हम मूविंग ट्राईहेड्रॉन भी कह सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल ट्राई भी कह सकते हैं. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टी एन एंड बी, और जब ये कंटिन्यूसली मूविंग है तो ये है मूविंग ट्राईहेड्रॉन, क्योंकि ट्रिपल है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राईहेड्रॉन. और इसको हम ऑर्थोनॉर्मल ट्रायल भी कह सकते हैं. देन पहले टॉर्शन समझाती हूँ, उसके बाद कर्वेचर एंड टॉर्शन का जो एमसीक्यू के हिसाब से वो भी बता दूँगी. टॉर्शन है द टॉर्शन ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द नॉर्मल एंड इज डिनोटेड बाय टॉ. मतलब कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, अगर हम इसको दोनों साइड से बाहर की तरफ खींचेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेंशन. ठीक है. और अगर हम इसी सिलेंडर को दोनों तरफ से अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रेशर. और अगर हम दो उल्टी साइड से, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं और इसको दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये देखिए इसकी जब ये कर्व होगा तो इसके दरमियान में ऐसे बेंड पड़ेगा, यूँ ऐसे करके. जैसे हम किसी कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं दो हाथों से, तो उनके दरमियान में दोनों को ऑपोजिट, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे ही है. और उस कपड़े के दरमियान में राउंड ऑफ बेंड पड़ना शुरू हो जाते हैं. तो उस तरह से वो जो होता है, ये जो मोशन है इसको कहते हैं टॉर्शन. ठीक है. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन. ठीक है. और जिस टार्क हम यूज़ करते हैं डी ऑफ बी, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ बायनॉर्मल डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ एस, या लिमिट पार्शियल एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस. हेंस वी कैन से दैट आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट का आर यहाँ पे अगर टी होगा तो उसको कहेंगे कर्वेचर, और इसी डेफिनेशन में अगर हम बी को रिप्लेस कर देते हैं तो इसे कहेंगे टॉर्शन. तो ये एमसीक्यूज भी आ चुके हैं. आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट इज कर्वेचर विच दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, जिसे हम कैपा बोलते हैं. और आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाय नॉर्मल इज टॉर्शन, जिसे हम टा बोलते हैं. टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में ये चीज़ प्रूफ करी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू के, एंड ये भी प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ किया होगा. तो डी बी बाई एस इज इक्वल्स टू होता है, यानी कि ये जो पार्शियल टॉर्शन की डेफिनेशन है इसको हम इस तरह से लिखते हैं डी बी बाई डी एस इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू एन. ठीक है. अब लेट कर लें कि यहाँ पे जो लेमडा है वो टाक इक्वल है. बेसिकली ये है कि हम जब प्रीवियस हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी, ये देखें कि डॉट प्रोडक्ट अगर डिफरेंट यूनिट चेंजेस का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो आता है ज़ीरो, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो थर्ड वेक्टर आता है. ऐसे ही है. तो अब हम यहाँ पे दो टर्म्स को जो है लेके चलते हैं टी और बी को, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो कंसिडर की गई है वो बाय नॉर्मल है और टेंजेंट है, और रेक्टिफाइंग प्लेन तो होता ही टेंजेंट और बाय नॉर्मल में, इसीलिए हमने यहाँ पे टेंजेंट और बाय नॉर्मल वाली टर्म उठाई है. टेंजेंट इंटू बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमें पता है. तो टी डॉट बी, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जब एस करेंगे तो जब देखें दोनों ही एस के ऊपर डिपेंड कर रही है. डी बी बाई डी एस ये होता है हमारे पास टॉर्शन में, और डी टी बाई डी एस हमारे पास होता है कर्वेचर में. तो इसमें इनके यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड टर्म एज इट, प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट टर्म एज इट. प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने. अब टी डैश इज इक्वल्स टू होता है के एन. ये हम प्रीवियस वीडियो में भी प्रूव कर चुके हैं, जहाँ पे हमने लिखा था आर इज इक्वल्स टू टी डैश विच इज इक्वल्स टू के एन. ये हम प्रीवियसली प्रूव कर चुके हैं. तो टी डैश की जहाँ पे हमने लिखी थी के एन, बी एज इट आ गया, और बी डैश की जहाँ पे आ गया टी. ठीक है. और यहाँ पे आ गया हमारे पास टी इंटू बी डैश. बेसिकली ये इस तरह से है
कि हम डॉट प्रोडक्ट में आप b इंटू टी करें या t इंटू बी करें वो तो ज़ीरो आएगा, इसलिए हम इनको रोटेट कर सकते हैं, हम इनकी जो रिप्लेसमेंट है पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हो सकता, b डैश इंटू टी इज इक्वल्स टू टी इंटू बी डैश हो सकता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इसको मैंने t इंटू बी डैश लिख दिया। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखें जो नॉर्मल है और बाय नॉर्मल है ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने ये इक्वेशन उठाई है उसी तरह से वी नो दैट कि नॉर्मल का और बाय नॉर्मल का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं, और जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में साइन 90 लगा, कोस 90 लगा, और कोस 90 ज़ीरो होता है। इट्स मीन के n इंटू बी, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो होगी। बाकी क्या बचा हमारे पास t इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब भी देखें जैसे यहाँ पे हमने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास है n डॉट बी, ठीक है, तो हम लिखेंगे एन बी कोस थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर तो हम लिखते हैं एन बी इंटू ज़ीरो, क्योंकि कोस 90 ज़ीरो होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एन डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गए, इट्स मीन कि वो परपेंडिकुलर टर्म्स चल रही हैं। इसी अगर सिमिलरली अगर टी का बी प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वी कैन से दैट बी प्राइम इज परपेंडिकुलर टू टी, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे जो b है वो एक कांस्टेंट ऑफ टेंजेंट है, मतलब कि अब देखें अगर हम b इंटू बी का डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि सेम टाइप वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का 1 आता है, हमने मान ले लिया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये दो टर्म्स एक जैसी हैं तो ये आ जाएगा टू बी प्राइम इंटू बी। अब बी प्राइम इंटू बी इक्वल्स टू आ गया ज़ीरो के, क्योंकि टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि b प्राइम इंटू बी का अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि b और b प्राइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि देखें t जो है वो एक r के इक्वल होता है, t प्राइम r डबल प्राइम के इक्वल होता है, और t का सिंगल प्राइम r डबल प्राइम किसके इक्वल होता है, k n के। इसीलिए यहाँ पे t प्राइम इक्वल्स टू k n ये चीज़ शो किया हमने इस रेफरेंस से। t अगर r के इक्वल है तो t प्राइम जो है r डबल डेरिवेटिव आर डेरिवेटिव सॉरी, और फिर टी का डबल प्राइम जो है आर डबल डेरिवेटिव हमने प्रूव किया था वो तो के एन के इक्वल होता है, तो ये आगे टी प्राइम इक्वल्स टू के एन, और ये वाली टर्म यहाँ पे यूज़ की है। अच्छा, यहाँ पे सिंस बी क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ टेंजेंट है, सॉरी, अगर ये कांस्टेंट ऑफ टेंजेंट है तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो b अभी हमने पीछे प्रूव किया कि b प्राइम और b क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो b प्राइम तो फिर हमने अभी पीछे किया कि b इंटू बी प्राइम ये भी ज़ीरो है, और b प्राइम इंटू टी ये भी ज़ीरो है, ठीक है। तो इस मेन के ये जो b है, b प्राइम है, ये b के भी परपेंडिकुलर है और t के भी परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज दैट b प्राइम इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड t। देयरफॉर अगर ये b और t के परपेंडिकुलर है, ये एक वेक्टर एक टाइम पे हमारे पास तीन वेक्टर्स होते हैं, तो अगर ये इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है तो इसका मतलब है n की क्या होगी, पैरेलल होगी। देयरफॉर b प्राइम इज पैरेलल टू द थर्ड वेक्टर n टू n वेक्टर। अब हमें ये पता है कि किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है कि हम किस तरह से इस एब्सोल्यूट फॉर्म की फॉर्म में लिखते हैं, और साथ डायरेक्शन के लिए वेक्टर यूज़ करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एक इसी सीरीज़ में आपको मिलेगा आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू के एन, उसका प्रूफ किया था, और उस प्रूफ में मैंने एक डायग्राम बनाई थी, उस डायग्राम का एक पार्ट मैंने ले लिया है। इसको समझने के लिए आपको वो वीडियो को देखना पड़ेगा। अब उसमें हमने ये पार्ट लिया था और इसमें ये था कि ए ई जो है वो बी वेक्टर के यानी बाय नॉर्मल के अकॉर्डिंग थी, लिखा था उसको, और ई और एफ जो था पार्शियल बी, और इनके दरमियान जो थीटा बन रहा था वो था पार्शियल थीटा, एंगल जो था, और ए एफ था बी प्लस पार्शियल बी, ठीक है। यही चीज़ें हमने लिखी, और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो ई एफ है हमारे पास, ई एफ ये हमारे पास पार्शियल बी आ जाएगा, और ये थीटा किसके बाद आ जाएगा, एफ ए ई लिख दे या ई ए एफ लिख दे, इट्स टोटली इक्वल, ठीक है। अब ये भी चीज़ हमें पता है, वी नो दैट के ए ई एंड ए एफ दिस बोथ आर दी, वी नो दैट कि पार्शियल बी जो है हमारे पास, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये तो यूनिट वेक्टर है ना, ये यहाँ पे भी इसने मेंशन किया हुआ है कि ए एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस पार्शियल बी, ये क्या है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास जो इनकी मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है।
Hence we can say that a is equals to af की magnitude which is equals to 1. सही है। अब हम वी कैन ऑल्सो से दैट कि अगर हमारे पास पार्शियल बी के ये भी कोई इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा और ये पूरी पूरी टर्म एक यूनिट वेक्टर है, तो फिर इस पार्शियल बी की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ये सेम एज इट होगी पार्शियल एस के। बिकॉज पार्शियल एस हमने लिखा था कि वो जो हमारे पास एक कर्व को सीधा करेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास छोटा सा एक माइनस से चेंज है इसको हमने पार्शियल एस कहा था। ठीक है, so we can say that the limiting value of partial b की magnitude is same as the limiting value of partial s. hence यही चीज़ हमने लिखी कि अगर दोनों की लिमिटिंग वैल्यूज इक्वल है, वी कैन से दैट डी बी ओवर डी एस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ पार्शियल एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस। और ये डेफिनेशन किसकी है, अगर मैं लिमिट की जो टर्म है ये बाहर निकालूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वैसे भी आप अगर लिमिट के ऊपर ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते भी हैं तो ये लिमिट को ऐसे इफेक्ट नहीं करती। लिमिट को हम बाहर निकालेंगे, लिमिट पार्शियल एस अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल बी ओवर पार्शियल एस की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसकी है, ये तो टॉ की डेफिनेशन है। टॉ की डेफिनेशन तो है बट एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से आपको पता है एब्सोल्यूट टर्म का जो आंसर आता है वो जिसे आप मॉड्यूल भी कहते हैं तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया प्लस माइनस टॉ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमने बनाई थी दिस वन कि डी बी ओवर डी एस को हम वी कैन एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से वी कैन से कि डी बी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू है पार्शियल प्लस माइनस टॉ। अब डी बी ओवर डी एस की एब्सोल्यूट वैल्यू का भी हमने लिखा हुआ तो पार्शियल प्लस माइनस टॉ के इक्वल लिखी है, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे डी बी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टॉ इंटू एन। ये पॉइंट अब समझ आ गया आपको, तो ये आ गया प्लस माइनस टा इंटू एन। तो यहाँ पे हम डी बी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टा और एन को जो है वो लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव का टा आ गया, टा क्या होता है हमारे पास टॉर्शन, और टॉर्शन क्या है हमारे पास कि देखें आपने एक सिलेंडर लिया फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको इस तरफ मूव करेंगे, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको इसकी एग्जांपल देखी, जब हम एक क्लॉथ को दोनों ऑपोजिट साइड से ट्विल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसके दरमियान में बेंड पड़ जाते हैं, ऐसे ही है। तो वो जिसकी वजह से जिसके अंदर जो पानी पानी होता है वो सारा ड्रिपिंग ऑफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कि अगर आपके पास टॉ जो है वो पॉजिटिव हो गया और एन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो नहीं सकते। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर डी बी ओवर डी एस और एन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो हमने तो अभी प्रीवियसली जो है वो ये स्टेटमेंट भी लिखी थी कि बी जो है वो पैरेलल है, बी प्राइम पैरेलल है एन के, सॉरी पैरेलल है। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो वो पैरेलल नहीं, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने नहीं हमारी जो हमने इस पोजीशन की थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी विल इग्नोर दी पॉजिटिव टर्म ऑफ द टा एंड वी विल से डी बी ओवर डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टा एन। कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बताई है ये प्रीवियस में आर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू के एन उसमें भी समझाई थी। ये थ्योरेटिकल भी आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूलाज भी हैं और कुछ आगे हम प्रूव्स करेंगे जिसमें ये फार्मूलाज यूज़ भी होंगे। तो आज के लेक्चर का सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व, बिकॉज हमने बायनॉर्मल की भी कर लिया है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, बायनॉर्मल की डेफिनेशन, बायनॉर्मल की इक्वेशन, ये सब कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट में हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व।